तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर पहचान ही गए होंगे कि ये वीडियो होने वाली है हमारे डीटीसी के ऊपर, यानी डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। तो बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन भाई हैं जिन्होंने स्कैनर लिया हुआ है, लेकिन हर बार जब डीटीसी आती है या फॉल्ट कोड आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉल्ट कोड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे समझा जाए। उसी को लेकर आज का ये वीडियो है, तो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए। इसमें डिटेल में बताया जाएगा कि आपको फॉल्ट कोड को कैसे समझना है, उसके कैसे सिस्टम को डिकोड करना है, किस सिस्टम में वो डीटीसी आ रही है, अगर वो डीटीसी किसी और सिस्टम में आ रही है तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको पूरा बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डीटीसी का मतलब क्या होता है। डीटीसी का फुल फॉर्म होता है डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। यानी डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड का मतलब हुआ कि आपने जो स्कैनिंग की है, डायग्नोस किया है, उसके बाद जो ट्रबल कोड आया, फॉल्ट कोड आया। इनिशियली क्या हुआ कि जब शुरुआत में ये सिस्टम शुरू हुए, OBD2 के कंप्लायंस गाड़ी आनी शुरू हुई, तो उस वक्त सिर्फ कोड आता था। यानी डैशबोर्ड पे एक चेक लाइट आएगी और चेक लाइट आने के बाद में आप जब स्कैन करेंगे तो आपको एक कोड मिलता था और कोड के लिए कोड बुक्स आती थी। लेकिन अभी अच्छी बात ये कि हमारे जो मॉडर्न स्कैनर्स हैं वो उसके साथ में डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, और जो कोड होता है वो कोड अपने आप में कंप्लीट कोड होता है, ये बताते हुए कि वो जो कोड है वो किस सिस्टम में आ रहा है, किस सिस्टम के किस हिस्से में आ रहा है। यानी कि समझ लो अगर इंजन है तो इंजन के कौन से पार्ट में आ रहा है, आपके एयरलाइन में आ रहा है या आपकी फ्यूल लाइन में आ रहा है, या इग्निशन रिलेटेड फॉल्ट है, इंजेक्टर रिलेटेड फॉल्ट है, ये सब वो कोड के अंदर पूरा का पूरा डिफाइन किया हुआ होता है। जैसे कि जो जेनेरिक फॉल्ट कोड है वो जेनेरिक फॉल्ट कोड अलग होते हैं, जो आपके ब्रांड स्पेसिफिक फॉल्ट कोड है वो अलग होते हैं। जेनेरिक फॉल्ट कोड जो होते हैं, जेनेरिक फॉल्ट कोड आपके वो फॉल्ट कोड होते हैं जो वर्ल्ड की किसी भी OBD2 कंप्लायंस गाड़ी में सेम टू सेम आने वाले हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या फिर आपके कमर्शियल व्हीकल्स हो, वो जेनेरिक फॉल्ट कोड होते हैं। तो OBD2 जब 1996 में कंप्लीट बन के तैयार हुआ और अमेरिका में उसको कंप्लाइंट किया गया, तो उसी के साथ साथ कुछ फॉल्ट कोड भी वहां पे दिए गए थे। और वो जो फॉल्ट कोड थे वो जेनेरिक फॉल्ट कोड थे, ये दिखाते हुए कि किस सिस्टम में आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा OBD2 के फॉल्ट कोड बने। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो जेनेरिक फॉल्ट कोड के ऊपर बात करने वाले हैं। जेनेरिक फॉल्ट कोड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सही तरीके का ट्रबल शूट हमें कहां पे मिल सकता है, वो इस वीडियो के अंदर हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको लेके चलता हूं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहां पे आपको मैं कंप्लीट पूरा एक प्रेजेंटेशन के मीडियम से आपको ये पूरा का पूरा समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जब इनिशियली हमारे जो गाड़ियां थी उनके अंदर पहले सिर्फ इंजन मैनेजमेंट सिस्टम या फिर आपका ECM, जिसको हम लोग इंजन कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, उसके बाद फिर ABS है, एयरबैग, ऐसे बहुत सारे कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो कार के अंदर जुड़ते गए हैं। अब इन कंट्रोल मॉड्यूल का सिंपल वर्क होता है कि किसी भी सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोलिंग करके उसको इस्तेमाल में लेकर आना। अब इसमें कंफर्ट के भी आ गए फीचर्स, आपके सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं, आपकी परफॉर्मेंस फीचर्स आ गए हैं, बहुत सारे फीचर जो है वहां पे आपके आ जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कार के अंदर हमने यहाँ पे एक सिंपल ये बनाया हुआ है, कार के अंदर कितने सारे सिस्टम्स आते हैं। तो जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो कोई एक सेंसर या कोई एक पार्ट नहीं है, ये कंट्रोल यूनिट्स है। तो कंट्रोल यूनिट्स में देखिए आपके एयरबैग कंट्रोल यूनिट अलग आते हैं, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है, मोटर कंट्रोल मॉड्यूल आता है जो कि EV के लिए आता है, तो इसमें हम EV भी कवर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, HVAC कंट्रोल सिस्टम है, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बैटरी कूलिंग सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम हो गया जो अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल में ज़्यादातर। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आता है, सस्पेंशन मॉड्यूल है, व्हीकल स्टेबिलिटी सिस्टम हो गया, पार्किंग असिस्टेंस हो गया, एडवांस ड्राइविंग सिस्टम, ADAS आ गया है। अब ADAS ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई है कि जो बहुत ही महंगी गाड़ियों में आएगी। आपको महिंद्रा के XUV 700 के अंदर भी ADAS सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। जब ADAS सिस्टम आता है तो उसके पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर बहुत सारे सेंसर्स और कंट्रोल यूनिट एक्चुएटर्स जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। इसी के बाद कंट्रोल एरिया नेटवर्क CAN आता है, लीन आता है, गेटवे आता है, इस तरह के अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, पावर कंट्रोल मॉड्यूल होता है आपका। तो इतने सारे कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एक गाड़ी के अंदर। जनरली अगर हम लोग नॉर्मल कमर्शियल व्हीकल की बात करें, जो कि आपकी महिंद्रा, मारुति, टाटा, तो इनमें अगर हम लोग कॉमन पे बात करें 4 से 6, कम से कम 4 से 6 कंट्रोल मॉड्यूल एक कार के अंदर आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंट्रोल मॉड्यूल एक अलग अलग फीचर को एग्जीक्यूट करने के लिए, काम में लेकर आने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। देखिए अब क्या हुआ है कि फॉल्ट कोड को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि जो पहला कोड होता है, यानी कि गाड़ी के 4 हिस्से हैं, जैसे आपने पिछली वाली इसमें देखा होगा स्लाइड में, यहाँ पे आपको इतने सारे सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतने सारे सिस्टम को डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने उनको 4 हिस्सों में बांट दिया, यानी कि 4 हिस्से कर दिए कार के सिस्टम्स के, जिसमें सबसे पहला होता है पावर ट्रेन, उसके बाद आता है बॉडी सिस्टम्स। तो पावर ट्रेन में जो आपके आते हैं, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम आता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कंट्रोल आता है। इसके बाद बॉडी सिस्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो बॉडी सिस्टम में आपका ईपीएस आता है, इमोबिलाइजर आता है, बीसीएम आता है, एसआरएस है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, क्लाइमेट कंट्रोल है, ये सब इसके अंदर आता है। फिर हम लोग चेसिस की बात करें तो एबीएस है, ईएसपी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एरोमेटिक सस्पेंशन, इस तरीके के बहुत सारे चेसिस मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऐसे और बहुत सारे सिस्टम जो है वो चेसिस में आने लगे हैं। कैनबस है जो कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, तो जितने भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, चाहे वो लिन हो, आपका कैन हो, ये सारे के सारे आपके डिफाइन कर दिए कैनबस के रूप में। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने कार को 4 हिस्सों में बांट दिया हुआ है। सबसे पहले आता है पी यानी कि पावर ट्रेन, बी यानी कि बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, सी यानी कि चेसिस, एंड यू यानी कि कैनबस। अब इसका क्या रोल है वो आपको आगे समझाता हूं। तो देखिए जो फॉल्ट कोड होता है, जनरली जब हम लोग जेनेरिक फॉल्ट कोड की बात कर रहे हैं, तो जेनेरिक फॉल्ट कोड में हमें सबसे पहले तो ये समझना है कितने नंबर का कोड होता है, यानी कितने डिजिट का कोड होता है। तो ये देखिए यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिकल ये कोड होता है, यानी कि उसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। अल्फा न्यूमेरिकल आपका कोड होता है, 5 डिजिट का आपका कोड होता है। सबसे पहले आता है आपका 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट का कॉमनली कोड आता है। सबसे पहला जो डिजिट होता है उसका, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एरो के जरिए, ये फर्स्ट डिजिट है, और ये फर्स्ट डिजिट में आपके उन 4 हिस्से जो हमने अभी पहली स्लाइड में देखा कि पावर ट्रेन, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, चेसिस मैनेजमेंट सिस्टम और कैनबस, इस तरह से ये 4 हिस्सों में इसको बांट दिया गया। तो सबसे पहला जो डिजिट होता है वो आपका वो आता है अल्फाबेट। वो अल्फाबेट जिस वो सिस्टम से वो फॉल्ट कोड आ रहा है, यानी कि अगर इंजन का आएगा तो पी से शुरू होगा, बॉडी का आएगा तो बी से शुरू होगा, चेसिस का आएगा तो सी से शुरू होगा, और कैनबस से रिलेटेड फॉल्ट कोड है तो वो यू से शुरू होगा। अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो कोड होता है हमारा नेक्स्ट कोड होता है वो होता है सेकेंड नंबर का जो डिजिट होता है, सेकेंड नंबर का जो डिजिट होता है वो होता है, ये डिफाइन करता है कि आपका जो फॉल्ट कोड है वो जेनेरिक है या ब्रांड स्पेसिफिक या मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक है। अब जेनेरिक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, OBD2 के जेनेरिक फॉल्ट कोड है जो वर्ल्ड वाइड कॉमन फॉल्ट कोड होते हैं। उनमें हर गाड़ी में जहां पे भी OBD2 कंप्लाइंट सिस्टम्स हैं, वो जीरो से शुरू होने वाले जो फॉल्ट कोड है P0, तो जीरो से जो शुरू होंगे वो सारे के सारे कॉमन फॉल्ट कोड होंगे। इसके बाद अगर 1 2 3 4 5 इस तरीके का कोई भी डिजिट आपको दिखाई देता है P के बाद या फिर B के बाद, यानी फर्स्ट लेटर के बाद अगर आपको कोई 1 2 3 4 5 इस तरह के कोई नंबर दिखाई देते हैं, तो उसका मतलब वो ब्रांड स्पेसिफिक है। ब्रांड स्पेसिफिक तो कई बार तो वो मॉडल स्पेसिफिक भी होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक फॉल्ट कोड आपको आ रहा है जो कि P1 2 3 4 है, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, वो आपको BS6 की व्हीकल में आ रहा है XYZ ब्रांड की, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वही सेम फॉल्ट कोड आपको BS4 की व्हीकल में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि BS6 में सिस्टम बदल चुके थे। तो जब सिस्टम बदल जाते हैं, नए सिस्टम ऐड किए जाते हैं, तो उनको डिफाइन करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने के लिए नए फॉल्ट कोड बनाने पड़ते हैं। अब ये अंतर समझ सके टेक्नीशियंस, उसी के लिए इसको बनाया गया है इस तरह से कि P के बाद, B के बाद, C के बाद या U के बाद अगर आपका 0 लगता है तो वो कॉमन फॉल्ट कोड है। इस तरह से आपके 2 डिजिट पूरे हो गए। अब इसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे ये जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इस चार्ट में आपको सिर्फ आपको दिखाई देगा क्या, इंजन रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे कवर किया है, बाकी सिस्टम रिलेटेड नहीं किया, क्योंकि हजारों लाखों फॉल्ट कोड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने इंजन रिलेटेड यानी P रिलेटेड। तो P के बाद आपका 0 अगर आता है तो 0 के बाद का जो थर्ड डिजिट होगा, आपका तीसरा डिजिट, वो आपको ये डिफाइन करेगा कि इंजन के अंदर P0, P का मतलब इंजन, 0 का मतलब जेनेरिक, और तीसरा डिजिट अगर आता है तो वो ये दिखाएगा कि इंजन के किस हिस्से में, किस पर्टिकुलर हिस्से में आपके ये फॉल्ट कोड आ रहा है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो आता है 1 नंबर, यानी P01 अगर है तो वो फ्यूल एंड एयर मीटरिंग सिस्टम होता है। इसके बाद अगर हम लोग P02 देखेंगे तो फ्यूल एंड एयर मीटरिंग सिस्टम इंजेक्टर सर्किट, ठीक है।
तो आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी बहुत सारे टेक्नीशियंस ने कि P0200, P0210 या P0201 इस तरह के इंजेक्टर रिलेटेड फॉल्ट कोड आते हैं। इसके बाद 3 नंबर आता है आपका P03 अगर है तो वो इग्निशन सिस्टम के लिए होगा, P04 है तो ऑक्सिलरी एमिशन सिस्टम के लिए होगा, P05 है तो व्हीकल स्पीड एंड आइडल कंट्रोल है, और कंप्यूटर आउटपुट के लिए आपके 6 नंबर यानी ECM रिलेटेड जो भी फॉल्ट कोड जेनेरिकली बनेंगे वो सारे के सारे P06 यानी 6 से शुरू होंगे। तो ECM के भी फॉल्ट पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है जब आप ये पता लगाते हैं कि वो किस तरह से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 7 और 8। 7 और 8 जो है वो स्पेसिफिकली ट्रांसमिशन को दे दिया गया है। तो ट्रांसमिशन में क्या अलग अलग टाइप के ट्रांसमिशन आते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन आता है। तो जो अलग अलग सिस्टम है उसलिए 2 डिजिट दे दिए गए हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्ट कोड उसमें ही कवर किए जा सके। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि P03, ठीक है, तो मैंने P03 यहाँ पर ले लिया। अब P03 लेने के बाद में मैं लास्ट के 2 डिजिट जो है हमारे वो 2 डिजिट फॉल्ट का एग्जैक्ट लोकेशन या फिर उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है P0300, तो 00 जो मैंने लिया है वो 00 ये डिफाइन कर रहा है। तो P03 यानी क्या था, 3 में हमारा था इग्निशन सिस्टम यानी इग्निशन कॉइल रिलेटेड या मिसफायर रिलेटेड। अब मिसफायर जो है वो कभी भी एक साथ सारे सिलेंडर्स में तो आता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इग्निशन भी जो है वो 4 इग्निशन होते हैं अगर 4 सिलेंडर गाड़ी है तो इसीलिए वो क्या होगा, वो ये डिफाइन करेगा कि ये सिस्टम हमारा किस तरह से काम कर रहा है। तो P0300 अगर आप गूगल करते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर यानी कि एक से ज्यादा सिलेंडर मिसफायर हुए हैं। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ कि 00 में जब आपका सिस्टम ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि कितने सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, तब वो क्या कर रहा है, तब आपका सिस्टम को ये कर दे रहा है, 00 दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप 01 लगाएंगे तो 1 नंबर सिलेंडर होगा, 02 लगाएंगे तो 2 नंबर सिलेंडर होगा। इस तरह से जितने सिलेंडर होते हैं 16 सिलेंडर आते हैं। तो P0316 अगर आप लगाएंगे या P0312 लगाएंगे तो आपको 12 नंबर के सिलेंडर का मिसफायर दिखाएगा। इस तरह से ये फॉल्ट कोड डिस्क्रिप्शन में गए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो फॉल्ट कोड है इनको कि कितने सारे फॉल्ट कोड है। तो देखिए बहुत सारे फॉल्ट कोड है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही सिस्टम में, या फिर मैं एक सेंसर की बात ले लेता हूँ, सिंपल से सेंसर की बात, उसमें बहुत सारे फॉल्ट कोड बन जाते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, तो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की वायरिंग में डिफेक्ट हो सकता है, आपके सर्किट जो है जहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है उसमें डिफेक्ट हो सकता है, लूज कॉन्टैक्ट हो सकता है, ये आपका जो हार्नेस है उसमें ऑक्सीडेशन यानी कि जंग वगैरह लग गया हो, कोई कचरा आ गया हो जिससे कि वो कॉन्टैक्ट लूज हो गया, वो हो सकता है। ECM से आने वाली जो रेफरेंस है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सेंसर सिग्नल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सेंसर सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन गलत प्रोड्यूस कर रहा है, उस केस में इनपुट हाई इनपुट लो भी हो सकता है। आपका क्रैंकशाफ्ट सेंसर जो है वो ट्रिगर्ड व्हील से इंफॉर्मेशन ले रहा है। अब ट्रिगर्ड व्हील से जो इंफॉर्मेशन वो ले रहा है उस केस में हो सकता है कि ट्रिगर्ड व्हील में कोई प्रॉब्लम हो। अगर ट्रिगर्ड व्हील में प्रॉब्लम होगी तो सिग्नल जो है वो वेरी कर जाएगा, मतलब जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस कर जाएगा, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। अब इतने सारे जब पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इंटरनेट के पे सर्च करने के बाद में आपको ये दिखाई देगा कि अगर आप सेंसर के फॉल्ट कोड निकालेंगे तो आपको 5 से 7 कई बार 10 से 12 फॉल्ट कोड भी दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए जितने सिस्टम्स होते हैं उतने ही ज्यादा फॉल्ट कोड बन जाते हैं। अगर आपको इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की सही नॉलेज है और आपने आज के वीडियो में ये समझ लिया है कि फॉल्ट कोड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ओपन सर्किट क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई क्या होता है, रेजिस्टेंस लो क्या होता है, रेफरेंस हाई रेफरेंस लो, इनपुट हाई इनपुट लो, शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, शॉर्ट सर्किट टू मेन, शॉर्ट सर्किट टू बैटरी और मेन। तो ये जो फॉल्ट कोड हमारे बन रहे हैं इनको कैसे, या एक और फॉल्ट कोड आता है जो होता है कि हमारा इंटरमीडिएट फॉल्ट कोड। तो इंटरमीडिएट फॉल्ट कोड किस तरह से, तो ये बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक अच्छा है यानी कि ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आपने परफेक्टली सीखा हुआ है, आपको वो सही तरीके से आता है, तो ये जो फॉल्ट कोड आइडेंटिफाई करना होता है या ये जो फॉल्ट कोड को समझना होता है ये बेटर हो जाता है। क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन होता है, आइए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, तो इस तरीके के डिस्क्रिप्शन आते हैं। यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है ये सब रैंडम है, मतलब मैंने ऐसी एग्जाम्पल के लिए लिखे हुए हैं।
इनमें कोई ये नहीं है। लेकिन जो ये फॉल्ट कोड आप देख रहे हो, तो ये जो आगे का सर्किट मैल फंक्शन, ये एक पॉसिबिलिटी बन गई। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्किट मैल फंक्शन में मुझे कैसे टेस्टिंग करनी है। तो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक की टेस्टिंग आपको सही से आनी चाहिए। उसके बाद सर्किट रेंज परफॉर्मेंस। तो रेंज परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, आपका जो ECU है वो फॉल्ट कोड बनाता है तब जब किसी भी सिस्टम में 10 मिलीसेकंड से ज़्यादा का एरर मिलता है उसको। अगर 10 मिलीसेकंड से ज़्यादा के लिए एरर मिल जाएगा तो वो फॉल्ट कोड जनरेट कर देता है। उससे कम में वो जनरली फॉल्ट कोड जनरेट नहीं होता है। फिर भी डिपेंड करता है किस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। तो अब वो किस रेंज में गया है, कितने टाइम पे गया, उस हिसाब से रेंज परफॉर्मेंस। इसके बाद सर्किट हाई, इनपुट हाई, सर्किट लो, इनपुट लो, सर्किट इंटरमीडिएट, सर्किट मैल फंक्शन, बैंक 1, सर्किट कॉरिलेशन। अब सर्किट कॉरिलेशन जो है ना, वो जनरली उस केस में आता है जहां पे एक तरीके के सेंसर दो जगह पर लगे होते हैं, दो जगह से इंफॉर्मेशन लेकर उस हिसाब से ECM जो है अपना आगे का काम करता है। तो अगर वो दो जगह से इंफॉर्मेशन जो है वो सिंक्रोनाइज वे में नहीं आ रही, उस केस में कॉरिलेशन आता है। आपका सर्किट शॉर्ट टू ग्राउंड है, सर्किट शॉर्ट टू मेन है, सर्किट वोल्टेज लो है, सर्किट वोल्टेज हाई है, रेजिस्टेंस हाई, रेजिस्टेंस लो, ओपन सर्किट। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक सेंसर के अंदर ये सारे के सारे फॉल्ट कोड आएंगे या एक सिस्टम के अंदर ये सारे फॉल्ट कोड आएंगे, लेकिन इतनी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं जब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक्चुअल लिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपका P0100 मास और वॉल्यूम एयर फ्लो है। तो यहाँ पे P0 सबसे पहले, P का मतलब पावर ट्रेन आ गया, 0 का मतलब जेनेरिक आ गया, 1 का मतलब यानी कि आपका एयर और फ्यूल मीटरिंग, एयर मीटरिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद 00, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एयर फ्लो, ए सर्किट मैल फंक्शन। तो यहाँ पे सर्किट मैल फंक्शन दिखा रहा है। इसके बाद 101 डालेंगे तो आप ए सर्किट रेंज परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखिए फॉल्ट कोड का डिस्क्रिप्शन बदल चुका है। हमारे टेक्नीशियंस के साथ हुआ क्या है कि ज्यादातर हम लोग जो है ना वो बस ये देखते हैं, मास और एयर फ्लो, बस मास एयर फ्लो, MAF। कई बार तो स्कैनर जो है वो सीधा मास एयर फ्लो सेंसर या मैफ सेंसर ही दिखाता है, तो हम लोग सिंपली ये देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए रेंज परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। तो आगे आने वाले इसी सीरीज के वीडियो में हम आगे ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि रेंज परफॉर्मेंस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आपका सर्किट मैल फंक्शन है तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो भी आगे हम लोग आगे इसमें कवर करेंगे। जैसे लो इनपुट है, हाई इनपुट है, या सर्किट इंटरमीडिएट है, तो इनपुट हाई इनपुट लो कैसे समझा जाता है, सर्किट इंटरमीडिएट है वो कैसे समझा जाता है, उसके कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, या आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेसिफिकली बताया गया है कि उस पर्टिकुलर सेंसर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपका डायग्नोसिस यानी ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक के डायग्नोसिस परफेक्ट है, तो ये फॉल्ट कोड देखकर भी आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यही चीज़ है जो हमको सीखने की अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोग डिकोड करते हैं। अब इसी में मैं आपको ये भी बोलूँगा कि जैसे आपने देखा कि P0, आप कोई भी रैंडम ले लीजिए, P0300, और आप देखिए वो जेनेरिक है। अब ये जो मैंने आज का जो सेशन कवर किया है वो जेनेरिक फॉल्ट कोड पे कवर किया। बेसिक ऑफ DTC, बेसिक ऑफ DTC में एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी होती है, और वो ये ध्यान में रखनी होती है कि भाई बेसिक आपने समझा है, और बेसिक लेकिन ये जेनेरिक भी है। जेनेरिक यानी सभी सिस्टम में जहां भी OBD2 कंप्लाइंट यानी OBD2 को फॉलो करने वाली गाड़ियां होंगी, उन सभी में ये कॉमन एक ही तरीके का फॉल्ट कोड आएगा, और ये फॉल्ट कोड सेम टू सेम, उसका मतलब सेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी मर्सिडीज में P0300 आ रहा है तो उसका मतलब वही होता है, रैंडम मिस फायर। और मारुति की अगर आपकी ऑल्टो में भी सेम फॉल्ट कोड आ रहा है तो उसका मतलब भी P0300 का मतलब रैंडम मिस फायर ही होता है। तो इससे हमको क्या बेनिफिट हुआ? हमको इससे बेनिफिट ये हुआ कि इन सारे फॉल्ट कोड को लेकर हम जितनी भी पॉसिबल हमारी कॉजेज और पॉसिबल सोल्यूशंस हम इंटरनेट पर देखकर भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपने इंटरनेट पे देख लिया पॉसिबल कॉजेज, पॉसिबल सोल्यूशंस, वो सेम फॉल्ट कोड पे आप काम कीजिए। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपको उसकी टेस्टिंग सही तरीके से आनी चाहिए। अगर आपको टेस्टिंग सही तरीके से आती है तो आप यकीन मानिए आप 99% टाइम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो था वो सिंपली इसलिए था कि हम लोग बेसिक ऑफ DTC कवर कर सके। और ये क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियंस या स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या वो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, नए नए इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, उनके लिए भी ये आसान हो सके कि एटलीस्ट जेनेरिक फॉल्ट कोड को वो अच्छी तरह से समझ सकें।
तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप टेक्नीशियंस हैं तो अपने टेक्नीशियंस के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके टेक्नीशियन दोस्त हैं उनके साथ में आप उनको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।